नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जी हां, चीखने पर ही यह भ्रष्ट व्यवस्था, यह बहरी व्यवस्था सुनती है। यह चीखने का ही परिणाम है, यह आंदोलन का ही परिणाम निकला कि आज प्रशासन जागी है और जहानाबाद की लड़की जो कि बिहार की बेटी है, जो नीट की तैयारी करने वाली मेडिकल की छात्रा, उसके इंसाफ मिलने की दिशा में थोड़ा बहुत कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे पटना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो हालात हैं और जिस हालात में पटना पुलिस प्रशासन ने काम किया है वो उनकी कार्यशैली उनको खुद कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि ताजा स्थिति यह है कि आज 16 जनवरी की शाम बिहार पुलिस ने आईपीएस परिचय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हुई है उस घटना के उद्भेदन के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, हम उन तमाम सवालों पर वही आएंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन खुद कटघरे में खड़ी है। उसके पहले एक बड़ा सवाल, एक नाम, आशु अग्रवाल। ये है कौन जी? लोग कह रहे हैं कि किंगपिन यही है। पुलिस जिस व्यक्ति को उठा के रखी है उसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस मकान का मालिक है। जिस व्यक्ति का इस घटना से लेना देना सबसे अधिक हो सकता है कि हिमांशु का भी लेना देना हो। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। ना हमारी अपने जो सूत्रों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन पुलिस बाकायदा इस केस को डिकोड करना चाहती है। तो सबसे पहले जवाब देना होगा, कौन है ये आशु अग्रवाल? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे क्राइम एक्सपर्ट कुलदीप भारद्वाज। इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। ये बता रहे हैं कि ये आशु अग्रवाल कौन है और ये कौन अग्रवाल फैमिली है, ये कैसे आ गई कटघरे में, ये क्यों निशाने पर है और पुलिस को क्यों इस अग्रवाल फैमिली से पूछताछ करनी चाहिए कड़ाई से, बताएंगे कुलदीप। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं, उनका नाम जो है हिमांशु नहीं है, मनीष राज है जी। माफ कीजिएगा, उनका नाम मनीष राज है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनीष राज जो है इस मकान में, जहां पे ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत जो मुन्ना चक्का इलाका है, जहां ये हॉस्टल है, ये जो है 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ऊपर से लेके नीचे तक जो है इसमें छात्राएं रहती हैं। और जो धीरेन्द्र ने चर्चा की, अग्रवाल फैमिली क्यों जो है अचानक जो है निशाने पे आ गई है और अग्रवाल फैमिली की चर्चा क्यों हो रही है, तो इसको समझने की जरूरत है। अग्रवाल फैमिली के द्वारा ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है काफी लंबे अरसे से इस इलाके में न केवल संचालित किया जा रहा है, बल्कि मैं बता दूं कि ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो ओरिजिनल मालिक हैं, जिनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, वो क्रमशः इस प्रकार हैं: नीलम अग्रवाल और इनके पति श्रवण अग्रवाल। श्रवण अग्रवाल और नीलम अग्रवाल मिलकर ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नीलम अग्रवाल की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल नीलम अग्रवाल के बारे में आपको बता दें, तकरीबन कुछ वर्षों पहले तक इनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी जैसा आज है। ये कई इस इलाके में ही नहीं, पटना के कई जो है क्षेत्रों में तमाम हॉस्टल्स जो है रन करती हैं। इनके जो है पति हैं श्रवण अग्रवाल। अब नीलम अग्रवाल के इतिहास पर थोड़ा अगर हम गौर करें तो नीलम अग्रवाल जो है के बारे में जो सूत्रों के हवाले से और आसपास जो हमने अपनी छानबीन की है उससे यह पता चलता है कि नीलम अग्रवाल के दूसरे पति हैं श्रवण अग्रवाल। आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नीलम अग्रवाल जो है कि दूसरे जो है हस्बैंड है श्रवण अग्रवाल, और इन दोनों का ही बेटा है आशु अग्रवाल, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि कौन है आशु अग्रवाल। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझें तो सारांश में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। पीड़िता जो बिहार की बेटी है, जहानाबाद की बेटी है, जिसने जो है डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, सपने सजाए थे, लेकिन उस सपने को आप कह सकते हैं पर लगने से पहले ही रौंद दिया गया। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं रौंद दिया गया, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम में यह बात लगभग क्लियर हो चुकी है। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एम्स का दरवाजा खटखटाया है पटना पुलिस ने। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने आपको बता दिया है कि एसआईटी का गठन किया गया है। तो एसआईटी का गठन जो है, आईजी सेंट्रल जो है,
आईजी सेंट्रल को यह काम दिया गया था कि वो एक एसआईटी का गठन करें। उन्होंने जो है एसआईटी का गठन किया है, उसमें जो है ईस्ट एसपी जो है परिचय कुमार, उनके नेतृत्व में जो है एक एसआईटी का गठन किया है। इसमें एक महिला उपाधीक्षक, एक महिला सब इंस्पेक्टर और एक महिला सिपाही को जो है शामिल किया गया है। एएसपी और तमाम लोगों से भी सहयोग लिया जाएगा। तो यह बात हो गई एसआईटी गठित होने की। लेकिन जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, आप देखिए एक लंबा अरसा हुआ। दरअसल इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। 26 दिसंबर को पीड़िता जो है वो घर जाती है, यानी जहानाबाद स्थित अपने गांव जाती है। उसके पिता एक स्कूल में क्लर्क हैं और माता जो है गृहिणी है। इन दोनों की उम्मीद जो है इसी बिटिया पर थी, पढ़ने में काफी मेधावी थी और पिछले 2.5 साल से इस जो है हॉस्टल में वो रहकर अपने सपनों को सजोने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए ताबड़तोड़ लगातार दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर उसके सपनों पर किसकी नजर लगी। 26 दिसंबर को वो अपने घर चली जाती है। नया वर्ष था, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। वो 5 तारीख को वापस जो है पटना हॉस्टल में आती है, क्योंकि उसको अपनी तैयारी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। इसी दौरान देखिए पुलिसिया जांच जो है अब पटना से निकलकर जहानाबाद की सीमा तक प्रवेश कर गई है। जैसा कि एसएसपी पटना ने दावा किया कि हम जहानाबाद में भी जो है तमाम सीसीटीवी कैमरास की जो है अवलोकन कर रहे हैं, उसको खंगाल रहे हैं। एक मिनट कुलदीप, मैं जरा ये समझना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी तक हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताइए कि आशु अग्रवाल की चर्चा हो क्यों रही है? उनकी इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या शक उन पर जा रहा है? क्यों शक उनके ऊपर जा रहा है? वो फरार चल रहे हैं, उनकी कोई भूमिका इसमें मानी जा रही है? क्या है, आशु अग्रवाल क्यों चर्चा में आ गए अचानक के? देखिए आशु अग्रवाल इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि इनकी माताजी और इनके सौतेले पिताजी मिलकर ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं। आशु अग्रवाल जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बेधड़क इस हॉस्टल में आना जाना लगा रहता था। तो जाहिर सी बात है कि माँ पिताजी मिलकर अगर हॉस्टल चला रहे हैं और बेटा है तो वो आएंगे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशु अग्रवाल पे शक जाने का जो सबसे बड़ा रीजन है, आसपास हमने जब तथ्यों को खंगालने की कोशिश की तो आशु अग्रवाल के चरित्र पर वहीं के आसपास के लोगों ने कई तरह के जो है आक्षेप लगाए। ये मार्के वाली बात है, जहां से हमने कहानी शुरू की थी वहीं पर लेके आ रहा हूं। कौन है आशु अग्रवाल और क्यों हम तलाश रहे हैं आशु अग्रवाल को, और क्यों कह रहे हैं कि पटना पुलिस तलाशे नीलम अग्रवाल के बेटे आशु अग्रवाल को? इसलिए कि वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस हॉस्टल में आज से नहीं, पहले से कुछ गड़बड़ चल रहा था और वो गड़बड़ चलाने में नीलम अग्रवाल और आशु अग्रवाल की भूमिका है, ऐसा वहां पर स्थानीय लोग कह रहे हैं। पुलिस ने जिस तत्परता से नीलम अग्रवाल को क्लीन चिट दिया, वो सवाल खड़ा करता है पुलिस पर। अब आप क्रोनोलॉजी पर आइए। देखिए समझिए इस बात को, नीलम अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल और आशु अग्रवाल, ये परिवार जो है गर्ल्स हॉस्टल चलाने के धंधे में काफी लंबे मुलविस है। इनके कई हॉस्टल्स हैं। सुनते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा, पूरे पटना में 1 दर्जन से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल ही स्पेशली सुन रहे हैं भाई। इसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा ये परिवार सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल चलाता है। पहली बात। दूसरी बात, लोग बता रहे हैं कि आज के करीब 7, 8, 10 साल पहले नीलम अग्रवाल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन लोग ही बताते हैं कि आज की तारीख में नीलम अग्रवाल फैमिली करोड़ों के मालिक है। तो ये हॉस्टल के धंधा से धीरेन्द्र एक चीज और बता दूं, एक ऐसा वक्त भी था कि नीलम अग्रवाल को जब उनके पहले पति से, जैसा कि बताया जाता है कि उनका अलगाव हुआ, तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो जिस किराए के मकान में रहती थी उसका किराया न दे पाती थी। और आज जो है वो लग्जरियस जो है घर में रहती हैं। पति और बेटा जो आशु अग्रवाल है, ये तमाम तरह की सुख सुविधाओं का जो है खुलकर दुरुपयोग और सदुपयोग करते हैं। कमाई का जरिया क्या है? तो हॉस्टल है। पूर्व में भी इन पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब लक्ष्मी आप पे मेहरबान हो तो छोटे मोटे जो है आप पर जब दाग लगते हैं वो सर्फ अल्ट्रा से साफ कर दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ रहे हैं कि 5 तारीख से कैसे घटना आगे बढ़ी और कहां पर पुलिस चूक करती गई या पुलिस ने आंख मूंद लिया। आप समझिए, बताइए। देखिए 5 तारीख को जो है पीड़िता जो है जहानाबाद से चलकर पटना के मुन्नाचक स्थित
शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है। ये इसका दरवाजा है और ये वो बिल्डिंग है जिसमें वो रहा करती थी। जो पुख्ता सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जब वो वापस लौटी तो उस दौरान इस पूरे हॉस्टल में महज 3 से 4 लड़कियां थी और 5वीं लड़की जो के तौर पर जो है पीड़िता पहुंचती है। इसी दौरान जो है शाम को घटना घटित होती है और कथित तौर पे जो पुलिस का की थ्योरी है उसमें बताया जाता है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के पास जो है 9 बजे से 11 बजे तक, चूंकि देखिए लड़कियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जो है वहां पे इंस्टॉल है। आप देख सकते हैं चित्रों में भी, देखिए यहां गेट पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है। तो मतलब सुरक्षा के इंतजाम थे। डीवीआर में जब चेक किया गया हमें जो पुख्ता सबूत मिले हैं, पुलिस को भी इस बात की जानकारी है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे का जो रात्रि का पहर था उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सीसीटीवी ऑफ कर दिया गया था। आखिर सीसीटीवी फुटेज क्यों ऑफ कर दिया गया था? आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा क्या घटित हो रहा था जिसको छुपाने की कवायद में 9 बजे से लेकर 11 बजे? अपने आप में एक बड़ा सवाल। जिस समय एएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय उनको इस बात को साझा करना चाहिए था कि इस हॉस्टल का मौकाए वारदात का जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है घटना का, उस घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे के लिए बंद रहा। यह अपने आप में एक वाजिब कारण है कि हॉस्टल संचालक को डिटेन किया जाए, लेकिन पुलिस हॉस्टल संचालक को छोड़े रही। पहला सवाल पुलिस से। दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया है कि लड़की, चलिए मान लेते हैं पुलिस की थ्योरी कि लड़की की तबीयत खराब होती है, उसने जो है नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की, उसको जो है पास के ही सहजानंद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो उस वक्त को समझिए, जब मैं कह रहा हूं कि रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सीसीटीवी बंद था, तो आपको बता दूं कि अगर सहजानंद हॉस्पिटल पहुंचने का जो ड्यूरेशन देखेंगे तो ये 10 बज के कुछ मिनट का है, जो 11 बजे के आसपास है रात के। हाँ। तो आप समझिए आखिर ऐसा क्या होता है, किस चीज को छुपाने की कवायद थी कि सीसीटीवी ऑफ कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इनको जो है सहजानंद हॉस्पिटल से जब कदमकुआं थाना क्षेत्र के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल के द्वारा जब किसी भी तरीके का जो है मरीज लाया जाता है, अगर उसमें कानूनी बाधा है, सुसाइड भी हो या किसी तरीके का संदिग्ध मामला होता है, तो उस हॉस्पिटल को जो है लोकल थाने को जानकारी देनी होती है। यहां तक पूरा का पूरा हॉस्टल प्रशासन संदेह की घेरे में है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बच्ची को ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है, लेकिन इस हॉस्टल वालों ने अभी तक पुलिस को इत्तला नहीं किया। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पे जो है चूंकि सहजानंद का हॉस्पिटल जो है वो भी चित्रगुप्त नगर थाना में है, ये हॉस्टल भी जो है चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत आता है। हॉस्पिटल चुना जा रहा है कदमकुआं थाना का। ऐसा क्या है उस हॉस्पिटल में? कौन सी साठगांठ है इस हॉस्टल और हॉस्पिटल के बीच में? यह भी डिकोड करने वाली बात है। आप देखिए जो चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लगभग जो है पटना पुलिस की लापरवाही के किरचे और धागे खोल दिए हैं। जिस दमखम के साथ एएसपी सदर अभिनव कहा करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके शरीर पर कोई जो है ब्रशिश नहीं है, खरोच नहीं है। आपको पता है जो एएसपी अभिनव हैं वो मेडिकल के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं। नहीं ऐसी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। तो फिर किस बिना पे वो ऐसी बात कह रहे थे कि यूरिन में ये रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह रहे हैं कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। किस ताकत पे, किस अध्ययन के आधार पे वो कह रहे थे, इसका जवाब पटना पुलिस को देना होगा। ये कहीं ना कहीं पूरे जांच की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश थी। एक और जानकारी आई, जब प्रभात हॉस्पिटल में ही परिजन पहुंच चुके, इलाज करा रहे हैं, तब ऐसा परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने केस को कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए पैसे का प्रलोभन दिलवाया। क्या जी 15 लाख रुपए का जो है कथित तौर पे 15 लाख का ऑफर दिया गया, और ऑफर देने वाली जो महिला थी हम श्योर नहीं है, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी है अगर उसको ठीक से खंगाला जाए तो वो इस सच बात को चीख कर बताएगा कि कौन वो महिला थी। शायद या तो वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी या फिर उसकी संचालिका नीलम अग्रवाल थी, जो परिजनों से मिलने पहुंचती है, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देती है, और परिजन जब इस बात से गुस्सा होकर जो है चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को इस बात
बात की जानकारी देते हैं तो बाकायदा थाना प्रभारी वहां पहुंचती हैं। आप सोचिए, अपने थाना क्षेत्र से निकलकर कदम कुआं थाना क्षेत्र में पहुंचती हैं, जिप्सी पर बिठाकर जो है, पुलिस वाहन पर बिठाकर उसको वहां ले जाती हैं और उसको बाकायदा छोड़ देती हैं। आप सोचिए कैसे पल पल जो है चीजें बदली। और जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का चीख चीख कर जो है परिजन, जिन्होंने अपने सपने को खो दिया है, अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया है, अपनी बिटिया को जिससे उन्हें उम्मीद थी कि सपने बड़े होंगे, उनको खो दिया है और आज जार जार रो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सतीश पर लगातार वो उंगली उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि शख्स ने जो है उनके साथ कितना भद्दा मजाक किया। और आपको बता दें, आईसीयू में वेंटिलेटर पे जब कथित तौर पे वो बच्ची थी, परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। आप सोचिए, सुबह 6 तारीख की सुबह जब ये पहुंचते हैं, उससे लेकर 9 तारीख की रात तक ये पूरा ड्रामा चलता है और लगातार। अब जब बात 9 तारीख तक आ गई तो मैं एक बात और आपको बताऊं, 5 तारीख से कहानी शुरू होती है, 6 तारीख हॉस्पिटलाइज, 9 तारीख को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। 3 से 4 दिन तक पुलिस ने मौका दिया इन अपराधियों को अपने सबूत को मिटाने का। जब पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली थी, पहला काम होना चाहिए था पुलिस का कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिस जगह पर यह घटना हुई है, जिस कमरे में यह घटना हुई है, उस कमरा को सील कर दिया जाए। लेकिन पुलिस इसके लिए 72 घंटे तक बैठी रही और उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल पटना एसएसपी पर कि इसकी लापरवाही की जिम्मेदारी किसी पर फिक्स अभी तक नहीं किया गया। न उस थाना प्रभारी पर कोई एक्शन लिया गया, न उस एएसपी पर कोई एक्शन लिया, किसी पर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। जबकि यह पुलिस का ही रिकॉर्ड कहता है कि जानकारी मिलने के अधिकतम 72 घंटे के अंदर में, जो कानून कहता है अधिकतम 72 घंटे के अंदर में एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ये मैक्सिमम सीमा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जिस थाना क्षेत्र में यह हॉस्पिटल प्रभात हॉस्पिटल पड़ता है, वहां वो कदम कुआं थाना क्षेत्र है, वहां से आए पदाधिकारी ने बकायदा फर्द बयान लेकर जो है इनको फॉरवर्ड कर दिया था। हाँ। चित्रगुप्त नगर थाने को। फिर भी जो है चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस उस पूरे जो है फर्द बयान पर बैठी रहती है और उस पल का इंतजार करती है। 72 घंटे का इंतजार करते रहे। चूंकि 72वां घंटा उनका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, 72वां घंटा एफआईआर दर्ज होता है। 72 घंटे तक इन छुट्टा वासियों को, इन अपराधियों को छुट्टा पुलिस ने छोड़ रखा अपने सबूत को, अपने काले कारनामे को मिटाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा सवाल, यह सवाल न सिर्फ एएसपी तक, यह सवाल बिहार के पूरे पुलिस प्रशासन पर जा रहा है कि अभी तक ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी लगातार जो है अनुसंधान में बारीकियों को समझने की और अनुशासनात्मक जो है, आप कह सकते हैं डिसिप्लिनरी तरीके से एक्शन लेने की बात करते हैं। आज आपके पास फॉरेंसिक की टीम है, क्या आप बता सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम ने क्या कुछ उससे कलेक्ट किया है? साथ ही आप सीसीटीवी की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा सच मैं आपको बता दूं कि जो बच्ची जहानाबाद से पटना की ओर आ रही थी, तो सेम ट्रेन में जो है, उसी लोकेशन में जो है एक शख्स का जो है मोबाइल ट्रैवल कर रहा था, वो मनीष राज था। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही है, पटना पुलिस ने जो है अपनी बेशर्मी और अपने अनुसंधान में लापरवाही के तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए महज एक हॉस्पिटल जो पूरी तरीके से, जैसा परिजनों का आरोप है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और लगातार परिजनों को ही जो है इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि मामला रफा दफा कर दीजिए। आप सोचिए कि पुलिस की बेशर्मी का यह चरम है कि वो खुद ही जो है एक गायनोकोलॉजिस्ट महिला, जो कि पता नहीं वो नर्स है कि क्या है, उसका नाम नहीं बता रही है, जिसके कहने के अनुसार यूरिन टेस्ट से लेकर तमाम जो है बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार। जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है कि पेल्विस पर, लड़की के पेल्विस पर खरोच के निशान हैं, दाग हैं। पेल्विस वो स्थान होता है जो विज्ञान के विद्यार्थी हुए वो समझ जाएंगे, वो कमर के आसपास का स्थान है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि दाग तो भाई 5-6 तारीख को ही पड़ गया। जब एएसपी साहब बयान दे रहे थे उस समय उनको इस बात की जानकारी नहीं हुई थी क्या? उन्होंने बॉडी को देखा, उन्होंने डॉक्टर से इंक्वायरी ली, या डॉक्टर जो कहे उसको वो अंतिम सत्य मानकर बैठ गए? आप सोचिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है महिला जननांग, जो पीड़िता जो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये सच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज को दर्शाया गया है, तो हम पूरे क्षोभ और शर्म के साथ ये कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसके जेंटल इंजरीज थी, मतलब उसके जननांगों में जो है चोट के निशान थे और उस बच्ची के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने की
कोशिश जो है या बनाई गई, इसके जो है अंदेशे को ना नहीं किया जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पुलिस क्या छुपा रही है। प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है। पटना पुलिस आखिर किसको बचा रही है, क्योंकि ये अग्रवाल फैमिली न केवल धनपशु है बल्कि इनके राजनीतिक रसूख के चर्चे उस पूरे इलाके में हैं। एक मनबड़ू बेटा, मनबड़ू सौतेला बेटा आशु अग्रवाल, एक जो है आप कह सकते हैं खुला लाइफ जीने वाला, रंगीली तबीयत का श्रवण अग्रवाल, और पैसों को लगातार बढ़ाने वाली, और जिसके आप कह सकते हैं जिसका पास्ट जो है सवालों के घेरे में है, वो है नीलम अग्रवाल। यानी इस क्रोनोलॉजी को समझिए, नीलम अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल और आशु अग्रवाल। इस अग्रवाल तिकड़ी को बचाने के लिए पुलिस ने जो षड्यंत्र रचा, उसका फलाफल यह निकला कि वो बड़े आराम से सबूत मिटाते रहे, और पटना पुलिस बड़े बेशर्मी से यह कहती रही कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि सच को छिपाने की आप जितनी कोशिश करेंगे वो उतनी जोर से जो है आपके सामने आता है। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जैसा होता हुआ दिख रहा है। हम ये पूरी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पटना पुलिस सीधे सीधे किसी से की बात नहीं कर रही है। पटना पुलिस आवाज उठाने पर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारे पास जो भी जानकारी आ रहा है हम इस माध्यम से पुलिस के साथ साझा कर रहे हैं। हम कॉपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की गलती हुई है वो उजागर करने से हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम इस वीडियो को यहां पर रोक रहे हैं। ताजा स्थिति यह है कि एसआईटी का गठन हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स से संपर्क किया गया है। वहां से सेकंड ओपिनियन आया नहीं है और एसआईटी के मूवमेंट किधर क्या हो रही है इसकी जानकारी है नहीं। लेकिन हम इस खबर को छोड़ेंगे नहीं, और हो सकता है कि कल आपको यह भी बता दें कि किस बिहार के राजनीतिक दल के रसूखदार लोगों का दामन इसमें दागदार होता हुआ दिख रहा है। इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। हम पूरी खबर परत दर परत उधेड़ कर रख देंगे इस घटना की। बस बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।